Okay, so let's move on to the next topic, which is how to use the kinematic equations which we have seen for the XYZ coordinate system for the analysis of a projectile. ओके मैट्रिक एफएससी में अगर हम बात करें तो आपने प्रोजेक्टाइल के हवाले से कुछ इक्वेशंस जो है वो पढ़ी थी कि किस तरह टाइम पीरियड उस प्रोजेक्टाइल का फाइंड करते हैं, किस तरह आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है एंड सो ऑन. Although those equations can be applied on in this course as well. However, those equations were derived using some specific boundary conditions. ठीक है, तो आपने अगर तो वो बाउंड्री कंडीशन सेम हो, मसलन उसमें जो एक क्रिटिकल कंडीशन थी वो क्या थी कि जो प्रोजेक्टाइल आप लॉन्च कर रहे हैं दैट इज बीइंग लॉन्च्ड फ्रॉम द सेम लेवल इनिशियल पॉइंट टू द सेम लेवल फाइनल पॉइंट, यानी आपका ये वाला जो लेवल था ये सेम होता था. अब इसमें फिर मैक्सिमम हाइट या आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता था वो आधा टाइम अप जा रहा होता था, आधा तो t/2 की मदद से आपने वो उसमें कुछ assumptions की हुई थी. यहाँ हम जो इक्वेशंस डिराइव करेंगे दे आर बीइंग डिराइव फॉर जनरल टर्म्स. दैट इज आपके पास जो प्रोजेक्टाइल हो सकता है वो इस पॉइंट से लॉन्च होके हो सकता है इस पॉइंट तक जा रहा हो, यानी उसका z लेवल जो है वो डिफरेंट हो, या y लेवल अगर आप कहते हैं xy कोऑर्डिनेट सिस्टम में y लेवल डिफरेंट हो. तो अब आपका जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है वो हाफ टाइम में जो है वो रीच नहीं हो रहा होगा, रादर इस पोर्शन का टाइम कम होगा, इस पोर्शन का टाइम अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से ज़्यादा होगा. तो आप वो वाली इक्वेशंस कोशिश करें कि यहाँ इस्तेमाल ना करें, बल्कि यहाँ हम उन जनरल इक्वेशंस जो कि अभी हम काइनेमेटिक इक्वेशंस देखेंगे उसकी मदद से किसी भी प्रोजेक्टाइल वाले क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर रहे हैं. Okay, so in order to develop the kinematic equations of a projectile, let us consider a projectile which is being launched from this point, which is our initial point, जिसको हम x naught, y naught position coordinates के साथ जो है वो represent कर रहे हैं. And this projectile is being launched from the initial point with a velocity v naught, और ये फिर इस path को जो है वो follow करता करता यहाँ तक जो है वो मूव कर रहा है. एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट इसकी वेलोसिटी मैं कहता हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एस एक्स और वाई के ऊपर आपके पास ये प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जो है वो उसकी कंपोनेंट्स की फॉर्म में वी एक्स और वी वाई के तौर पे जो है वो डिफाइन है. एंड थ्रू आउट दिस एंटायर फ्लाइट this projectile is under a constant downward acceleration due to gravity, which is equal to a equal to minus g meter per second square या feet per second square, जो भी set of units आप जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं. So whenever we neglect the air resistance, the only force which is acting on the projectile is its weight, which causes the projectile to have a constant downward acceleration due to gravity. इसका मतलब क्या है कि मैं वो जो constant acceleration equations हैं जो कि मैंने इससे पहले फर्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ी थी, उन constant acceleration equations को मैं इस प्रोजेक्टाइल की एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं. अब मैं करूंगा क्या कि इस प्रोजेक्टाइल के मोशन को मैं इसके दो पोर्शंस में या दो कंपोनेंट्स में जो है वो डिवाइड कर लूंगा. वन इज द हॉरिजॉन्टल मोशन, द अदर वन इज द वर्टिकल मोशन, और फिर मैं उन कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स की फॉर्म में जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ. वो कैसे अप्लाई करूंगा? Let us first of all consider the horizontal motion of the projectile. अगर आपको याद हो, these were the three original equations constant acceleration की जो हमने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ी थी. That is v equal to v naught plus act. जब भी एक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा होता है तो हमने ये तीन कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो इक्वेशन निकाली थी. द सेकंड इक्वेशन वाज s equal to s naught plus v naught t plus half at square, और v square equal to v naught square plus 2ac s minus s naught. तो ये वो तीन कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी. मैं करूंगा क्या कि आई एम गोइंग टू अप्लाई और आई एम गोइंग टू मॉडिफाई दीज एक्सेलरेशन इक्वेशन in terms of its horizontal components as well as in terms of its vertical component. मसलन जब मैं हॉरिजॉन्टल मोशन कंसिडर कर रहा हूँ तो अगेन अलजेब्राइक स्केलर की मदद से मैं पॉजिटिव राइट ज्वाइन साइड जो है वो डिफाइन करता हूँ. दिस इक्वेशन विच इज v equal to v naught plus act, v would become vx, which is basically the final x component of velocity. v naught would become vx naught, which is the initial x component of velocity. जहां तक ताल्लुक इस थर्ड टर्म का है, which is this term act, what is the acceleration component in the x direction? Is there any acceleration along the x-axis? क्योंकि अभी हमने बात की थी कि थ्रू आउट दिस प्रोजेक्टाइल मोशन
इट इज अंडर अ कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो एक्सेलरेशन चूंकि वाई एक्सिस की तरफ है या रादर माइनस वाई एक्सिस की तरफ है, तो एक्स डायरेक्शन में सिंस देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, तो आपकी ये जो ए सी टी वाली टर्म है ये आपके पास जीरो हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स आपके पास वी एक्स शुड बी इक्वल टू वी एक्स नॉट। इसी तरह अगर मैं इस थर्ड इक्वेशन की बात करूं, थर्ड इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो अगेन ये वाली टर्म जो है वो मेरे पास जीरो हो गई, तो मेरे पास अगेन वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर जो है वो बन जाएगा वी एक्स इक्वल टू वी एक्स नॉट। तो ये दोनों इक्वेशन जो हैं, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है कि जब भी हम किसी भी प्रोजेक्टाइल की एनालिसिस की बात करें, the x component of final velocity would be equal to the x component of initial velocity. In other words, there isn't going to be any change in the x component of velocity throughout the duration of this projectile motion. वजह क्या है कि चूंकि वेलोसिटी डिफाइन कैसे होती है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ एक्सेलरेशन डिफाइन कैसे होती है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इन अदर वर्ड्स वेलोसिटी में चेंज क्यों आ रही होती है? बिकॉज वो पार्टिकल एक्सेलरेट या डिसेलरेट कर रहा होता है। तो जब उस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में किसी किस्म की कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो देयर शुडंट बी एनी चेंज इन द वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस। इन अदर वर्ड्स द वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट वुड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लाइट। आपका जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है वो बेसिकली वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में चेंज आ रही होती है। वाई कंपोनेंट में क्यों चेंज आ रही होती है? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाई एक्सिस में एक्ट कर रही है। तो जब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है तो उस वेलोसिटी में जो है एक तरह से डिक्रीज आ रही होती है वाई कंपोनेंट में। जब ये नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है तो उसमें इंक्रीज आ रही होती है। लेकिन जो भी इंक्रीज डिक्रीज आ रही होती है दैट इज in the y component of velocity. The x component of velocity would remain constant throughout the entire flight of this particle. जो दरमियान वाली इक्वेशन है f इक्वल टू एस नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी एक्सेलरेशन वाली टर्म अगर मैं हॉरिजॉन्टल मोशन में जीरो कर लूं तो मेरे पास जो इक्वेशन बच जाती है दैट इज x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी। ये जो इक्वेशन है ये आप इस्तेमाल करते हैं जब भी आपसे कहा जाए कि इस प्रोजेक्टाइल की रेंज फाइंड आउट करें, बिकॉज इसमें x और x नॉट ये जो कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व हैं x और x नॉट, x माइनस x नॉट बेसिकली ये वाला कोऑर्डिनेट है। तो ये कोऑर्डिनेट एक तरह से इस प्रोजेक्टाइल की रेंज को डिफाइन कर रहा होता है। रेंज क्या होती है कि कितना x डायरेक्शन में इस प्रोजेक्टाइल ने इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक मूव किया है, वो डिस्टेंस अक्सर आपसे पूछा जा रहा होता है फाइंड करने के लिए, तो वो आप इस इक्वेशन की मदद से डिटरमिन कर सकते हैं। तो जब जब आपसे किसी भी प्रोजेक्टाइल के प्रॉब्लम में रेंज फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो देन यू आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन विच इज x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी। सो आई होप कि हॉरिजॉन्टल मोशन हर एक को क्लियर है कि हमने उन्हीं तीन इक्वेशंस को x डायरेक्शन में थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये तीन इक्वेशंस बना ली हैं, जिनमें से पहली और तीसरी इक्वेशन तो सेम है, दूसरी इक्वेशन हम इस्तेमाल करते हैं रेंज फाइंड आउट करने के लिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ कमिंग टू द vertical motion of this projectile and applying the same kinematic equations of constant acceleration along the y-axis, जिसमें मैं positive जो है वो upward define कर रहा हूँ. So this equation would become, the first equation would become vy equal to v naught y minus gt. Minus sign क्यों आया है? Because I am taking positive axis upward and acceleration due to gravity is in the negative direction. So that's why आपके पास ये g के साथ negative sign आ गया है. The second equation would become y equal to y naught plus v naught yt minus half gt square. Similarly, the third equation would become vy square equal to v naught y square minus 2g y minus y naught. So again, depending upon the data being given to you, आप इन तीनों इक्वेशंस को जो है वो इस्तेमाल करते हुए वर्टिकल मोशन में अप्लाई कर सकते हैं। मसलन अगर आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाए तो प्रोबेबली आप जो है वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन की मदद से टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि मैक्सिमम हाइट तक का डिस्टेंस फाइंड करें कि ये प्रोजेक्टाइल जो है वो कितनी हाइट तक अटेन करता है, तो हाइट का क्या मतलब है, आप y और y नॉट, आप बेसिकली ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं जिसमें y और y नॉट इन्वॉल्व है, मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी y माइनस y नॉट। तो ये दोनों इक्वेशंस, सॉरी ये वाली इक्वेशन ऐसी है जिसमें y और y नॉट इन्वॉल्व है, आप इसकी मदद से भी फाइंड कर सकते हैं। ये वाली इक्वेशन में भी y और y नॉट इन्वॉल्व है, आप इसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपको क्या डाटा गिवन है और किस तरह से आप y माइनस y नॉट करके उसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो जब भी किसी भी प्रोजेक्टाइल का प्रॉब्लम आपको अभी आगे आएंगे, हम 2 या 3 प्रॉब्लम हो सकते हैं आज सॉल्व करें। आपने बेसिकली
3 वर्टिकल वाली इक्वेशन और एक हॉरिजॉन्टल वाली इक्वेशन, इन चारों इक्वेशंस की मदद से किसी भी प्रोजेक्टाइल की एनालिसिस करनी होती है। वो रेंज फाइंड करने के लिए कहा जा सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए कहा जा सकता है, आपसे मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए कहा जा सकता है, मे बी आपसे फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए कहा जा सकता है। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी के लिए आपको वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जो है फाइनल नोन होना चाहिए, तब आप फाइनल वेलोसिटी जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द डेटा आपको क्या गिवन है और क्या अननोन्स हैं, उसकी बेसिस पे आप इन चारों इक्वेशंस में से कोई सी एक, दो या तीन इक्वेशन या इवन चारों इक्वेशंस अप्लाई करके मुख्तलिफ अननोन क्वांटिटीज जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। सो दीज आर द इक्वेशंस विच आर गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। अब इसमें एक जो अहम चीज़ है जो आपको बताना यहाँ ज़रूरी है, वो क्या है कि आपने इस केस में जो फिगर आपको नज़र आ रही है, आपने ओरिजिन डिफाइन किया हुआ है इस पॉइंट के ऊपर और आपने इनिशियल और फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो इस ओरिजिन से रेफरेंस करें। सो दिस इज द ओरिजिन पॉइंट जिससे आपने ये तमाम x नॉट, y नॉट, x और y जो है वो रेफरेंस किए हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम्स में हम करेंगे क्या कि ये ओरिजिन डिफाइन करना हमारी अपनी चॉइस है कि मैं ओरिजिन को कहाँ डिफाइन करता हूँ। मैं अगर चाहूँ तो इसको किसी एक फिक्स पॉइंट पे भी रख सकता हूँ, मैं अगर चाहूँ तो अपनी आसानी के लिए ओरिजिन किसी ऐसे पॉइंट पे रख लूँ कि मेरी ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए। मसलन अगर मैं ओरिजिन को प्लेस कर लेता हूँ अपने इस इनिशियल पॉइंट पे जहाँ से मैं प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर रहा हूँ, तो होगा क्या कि मेरी x नॉट और y नॉट जीरो हो जाएंगे, तो मेरी ये टर्म्स जहाँ जहाँ x नॉट y नॉट आ रहा होगा वो उसी हिसाब से मॉडिफाई हो जाएंगी, क्योंकि मेरे पास ओरिजिन डिफाइन हुआ है इनिशियल पॉइंट पे, तो मेरी इक्वेशन ये थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएंगी। इसी तरह अगर मैं चाहूँ तो फाइनल पॉइंट पे भी ओरिजिन डिफाइन कर सकता हूँ। उससे क्या होगा कि मेरे पास x और y वाली जो टर्म्स हैं वो मेरे पास जो है वो जीरो हो जाएंगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन जो कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन के ओरिजिनल मेरे पास ओरिजिन अगर डिफाइन नहीं हुआ हुआ किसी एग्जाम्पल में या प्रॉब्लम में, तो मेरी अपनी चॉइस है मैं किसी एक ऐसे पॉइंट पे ओरिजिन डिफाइन कर लूँ जहाँ से मेरी इक्वेशन जो है वो थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएं। तो ये आपकी ओरिजिन डिफाइन करना आपकी अपनी जो है वो चॉइस होती है अगर डिफाइन नहीं हुआ हुआ। और फिर एक दफ़ा आप ओरिजिन डिफाइन कर लें, अपनी एक्सिस के डायरेक्शंस डिफाइन कर लें, उसके बाद फिर आप अपनी इन इक्वेशंस को उसी हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जिस तरह अभी आप देखेंगे प्रॉब्लम्स में, अभी जब हम आगे जाएंगे तो किस तरह ओरिजिन हम डिफाइन करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप फिक्स ओरिजिन ही रखें, आप चाहें तो इनिशियल पॉइंट पे डिफाइन कर लें, फाइनल पॉइंट पे डिफाइन कर लें, या किसी ऐसे पॉइंट पे जिससे ये x नॉट y नॉट की कैलकुलेशन जो है वो सिंपल हो जाए, आप उस हिसाब से जो है वो ओरिजिन डिफाइन कर सकते हैं। सो आई होप कि दिस स्लाइड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, या कोई क्वेश्चन है किसी का? क्लियर है? तो चलें, अगर ये स्लाइड क्लियर है तो प्रोबेबली हम एक आध प्रॉब्लम इसकी सॉल्व करते हैं, एक आध एग्जांपल, एक आध प्रॉब्लम, जिससे आपको इन इक्वेशंस की एप्लीकेशन को जो है समझने में आसानी होगी। सो दीज आर द एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिसमें से अभी हम कुछ एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स अभी करेंगे। मे बी कोई एक आध एग्जांपल हम शायद नेक्स्ट वीक के लिए भी रख दें अगर आज ना सॉल्व हो सके। लेकिन प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम्स होती सिंपल ही हैं, आपने इन्हीं 4 इक्वेशंस की मदद से किसी भी प्रोजेक्टाइल की एनालिसिस करनी होती है। Okay, starting with the very first example, which is example 12-1, in which you have a particle, which is this sac, and it slides off the ramp as shown to you in the figure. It slides at point A with a horizontal velocity of 12 meters per second. So it is given to you that these sacs are being launched with the initial velocity of 12 meter per second, and that velocity is going to be along the x-axis. So y component velocity का नहीं है at the initial point. If the height of the ramp is given to you as 6 meter, you need to determine the time needed for these sacs to strike the floor. कि time of flight क्या होगा इन sacs को यहाँ से लेके इस point तक move करने के लिए. The second thing which you need to determine is कि कितनी दूर इस रैम्प से या इस पॉइंट ए से दूर जाके ये तमाम सैक्स जो है वो पाइल अप हो रहे होंगे। इन अदर वर्ड्स, यू नीड टू फाइंड आउट दिस रेंज आर के कितनी दूर जाके ये तमाम के तमाम पार्टिकल्स जो है वो वहाँ जाके जमा हो रहे होंगे। सो आई होप कि द प्रॉब्लम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी को फिगर के हवाले से कोई डाउट? ओके, अब सबसे पहले हम चॉइस क्या करते हैं कि ओरिजिन हमने डिफाइन करना है। मैं सपोज इस इनिशियल पॉइंट के ऊपर अपने ओरिजिन को डिफाइन कर लेता हूँ, विच इज दिस y एक्सिस एंड दिस x एक्सिस। इन अदर वर्ड्स, दिस ओरिजिन इज बीइंग डिफाइंड एट पॉइंट A। अब अगर मैं ओरिजिन डिफाइन करता हूँ इस पॉइंट पे, तो रेंज के लिए अभी हमने कौन सी इक्वेशन देखी थी कि जब रेंज फाइंड करनी हो, रेंज के लिए तो एक ही इक्वेशन इस्तेमाल होती है, विच इज द
हॉरिजॉन्टल मोशन वाली जो इक्वेशन थी x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी, लेकिन उस इक्वेशन में आपके पास r यानी x भी अननोन है और आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट भी अननोन है। इट मीन्स कि पहले किसी तरह मैं टाइम ऑफ फ्लाइट अगर फाइंड कर लेता हूं तो मेरे लिए रेंज फाइंड करना आसान हो जाएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, कोई आइडिया दे सकते हैं कोई एक वॉलंटियर स्टूडेंट? रिपीट कर दें। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसमें दो चीजें पूछी गई हैं, वन इज द रेंज, द अदर वन इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। सो पहले अगर मैं रेंज फाइंड करने के लिए जाता हूँ तो रेंज के लिए फॉर्मूला है जो अभी हमने इससे पिछली स्लाइड पे देखा था, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी। उसमें टाइम भी आ रहा है, तो पहले हम किसी तरह टाइम फाइंड करेंगे तो हमें रेंज मिलेगी। टाइम के लिए हम वर्टिकल मोशन की इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो कौन सी वर्टिकल मोशन की इक्वेशन है जिसकी मदद से मैं टाइम फाइंड कर सकता हूँ? इनिशियल हाइट हमें पता है कि 6 से फाइनल 0 होगी, तो हम वर्टिकल के वो हाइट वाला यूज करेंगे फॉर्मूला, which is y equal to y naught plus v naught yt minus half gt square. Is it so? यस। ठीक है, so let us come to the solution of this problem. Again, I am defining the origin for the time being at point A. तो मेरे पास origin यहाँ रखने से मतलब क्या है कि ये आपके पास x और y इनिशियल पॉइंट के ऊपर मैंने origin प्लेस कर लिए। So defining the origin at point A and considering the vertical motion first of all from position A to position B and taking positive axis in the upward direction, the equation is y equal to y naught plus v naught yt plus half gt square। तो ये मेरे पास y equal to y naught v naught yt half gt square आ गया है। अब थोड़ा सा गौर से काइंडली तमाम स्टूडेंट्स देखें, एक एक करके मैं इन कोऑर्डिनेट्स को देखता हूँ। The first thing is y naught, that is the initial coordinate, that is the y coordinate। काइंडली अपने माइक्स म्यूट कर दें। y naught से क्या मुराद है या y naught होता क्या था उस ओरिजिनल फिगर में? इट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द इनिशियल पॉइंट बीइंग मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन। अब चूंकि मैंने ओरिजिन ही y यानी पॉइंट इनिशियल पॉइंट पे प्लेस कर दिया तो y naught क्या हो जाएगा? कोई एक स्टूडेंट जवाब दे। 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने ओरिजिन ही इनिशियल पॉइंट पे प्लेस कर दिया। इट मींस कि मेरे पास x नॉट y नॉट दोनों 0 हो जाएंगे। तो y नॉट को तो मैंने यहाँ 0 कर लिया। व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट इन द ओरिजिनल फिगर? अगर हम देखें y कोऑर्डिनेट क्या होता था, इट इज बेसिकली द y कोऑर्डिनेट ऑफ द फाइनल पॉइंट बीइंग मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन। सो अब आपका फाइनल पॉइंट जो है वो ये पॉइंट B है। इट मींस कि आपका y कोऑर्डिनेट जो है वो बेसिकली ये वाला कोऑर्डिनेट है, जो कि मैग्नीट्यूड तो इसका 6 के बराबर है, लेकिन चूंकि आपका फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट के डाउनवर्ड लाई करता है तो द डायरेक्शन और अलजेब्राइक स्केलर की जब मैं बात करूं तो आपके पास y जो है वो -6 हो जाएगा। आई होप कि ये दोनों चीजें क्लियर हैं हर एक को। चूंकि आपने ओरिजिन डिफाइन किया एट द इनिशियल पॉइंट, तो उस ओरिजिन की वजह से y नॉट 0 हो गया और y आपके पास -6 हो गया। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, v नॉट y, चूंकि द प्रोजेक्टाइल वाज लॉन्च फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट विद अ velocity of 12 मीटर पर सेकेंड दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द x एक्सिस। सो इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होगा, जिसकी वजह से आपके पास ये वाली टर्म भी जो है वो 0 हो जाएगी। और हाफ gt स्क्वायर में आपने हाफ और -9.81 t स्क्वायर यूज कर लिया है। सो वंस यू सॉल्व इट, the time comes out to be 1.106 seconds. So this is going to be the time of flight when one individual sac which is being launched from point A at a speed of 12 meter per second along x-axis is going to reach point B. यहाँ तक कोई चीज जो आप पूछना चाहते हैं, कोई स्टूडेंट जो पूछना चाहे? Okay, now once you have found this time, अब हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मोशन जो कि रेंज के लिए इक्वेशन आती है वो आपकी ये इक्वेशन आती थी, x माइनस एक्स नॉट x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी। सो इसमें x क्या हो जाएगा, ये आपका रेंज हो जाएगा। x नॉट क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, जिस तरह अभी बात हुई है कि आपने इनिशियल को डिफाइन किया हुआ है। v नॉट एक्स आपके पास गिवन है कि ये प्रोजेक्टाइल इनिशियली 12 मीटर पर सेकंड के साथ लॉन्च हुआ है। टाइम आपने फाइंड कर लिया इन द स्टेप 1। So overall the range comes out to be 13.272 meters. So इतने डिस्टेंस पे जाके तमाम सैक्स जो है they are going to pile up. Is it clear? या कोई क्वेश्चन आपका जो अभी तक की डिस्कशन के हवाले से पूछना चाहते हैं?
अब चलें, मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए करता क्या हूं कि मैं कहता हूं मैं ओरिजिन जो है वो पॉइंट ए के ऊपर डिफाइन नहीं करता, रादर मैं ओरिजिन डिफाइन करता हूं इस पॉइंट सी के ऊपर। आई होप कि फिगर विजिबल है हर एक को। अब मैं ग्रीन के साथ जो ओरिजिन डिफाइन कर रहा हूं, मैंने ओरिजिन पॉइंट ए के बजाय पॉइंट सी के ऊपर डिफाइन किया है। इज इट क्लियर? अब जरा देखें इक्वेशंस में क्या चेंज आनी चाहिए। अब बताएं वाई नॉट, ये अगर मैं पहली इक्वेशन की बात करूं, नाउ इन दिस इक्वेशन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ वाई नॉट नाउ? सर 6 होगी। 6 होगी, बिकॉज आपका इनिशियल पॉइंट ये है, सो आपका वाई नॉट बेसिकली ये डिस्टेंस हो जाएगा, और चूंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, सो दिस वुड बिकम 6। व्हाट अबाउट द वाई कोऑर्डिनेट इन दिस केस? 0। वाई कोऑर्डिनेट आपका यहाँ 0 हो जाएगा। अगेन जब आप 6 को इस तरफ लाएंगे तो -6 और आपकी जो ओरिजिनल इक्वेशन है वही बन जाएगी। तो फर्क कोई नहीं पड़ता आप ओरिजिन कहाँ डिफाइन कर रहे हो। कोशिश किया करें कि अगर ओरिजिनल फिगर में ओरिजिन डिफाइन नहीं है तो जिस पॉइंट पे आप कन्वीनियंट फील करें उस पॉइंट पे ओरिजिन डिफाइन कर लें। जनरली वो पॉइंट या इनिशियल पॉइंट होता है या फाइनल पॉइंट होता है, ताकि आपका एटलीस्ट x0 y0 0 हो जाए या xy 0 हो जाए, ताकि आपकी इक्वेशन उसी हिसाब से थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। क्या x वाली इक्वेशन में इस ओरिजिन के हिसाब से कोई चेंज आनी थी? नो सर। क्योंकि x का तो आपने ओरिजिन हिलाया ही नहीं है, वो बेशक आप यहाँ प्लेस करें या यहाँ प्लेस करें, दोनों सूरतों में आपका x0 जो है वो 0 होगा। लेट अस सपोज कि मैं ओरिजिन यहाँ प्लेस करता, सपोज मैं ओरिजिन यहाँ प्लेस कर देता विच इज माय फाइनल पॉइंट, तो क्या अब x में कोई चेंज आनी थी? यस सर। ये बताएं अब x क्या हो जाता अगर मैं ओरिजिन पॉइंट b के ऊपर डिफाइन करता? सर तो फाइनल पॉइंट 0 होना था और इनिशियल पॉइंट नेगेटिव में होना था। जी, अगर मैं ओरिजिन यहाँ पॉइंट बी पे डिफाइन कर लेता तो मेरी इस इक्वेशन में जो x0 था वो बेसिकली -r हो जाता, जो x था वो मेरे पास 0 हो जाता। अगेन जब मैं इस r को इस तरफ लेके जाता तो इट वुड बिकम पॉजिटिव r। तो अगेन फर्क कोई नहीं पड़ रहा था मैं ओरिजिन कहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मैं किसी भी एक जगह ओरिजिन डिफाइन कर लेता और फिर इन इक्वेशंस को उस ओरिजिन के हिसाब से उन कोऑर्डिनेट्स को मॉडिफाई करके लिख सकता था। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी का कोई क्वेश्चन इस सिंपल सी एग्जांपल के हवाले से? ओके, मूव करते हैं आखिरी एग्जांपल की तरफ आज, और उसके बाद फिर 10:30 बजे क्लास खत्म होगी। मूविंग ऑन टू अ स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल, जिसमें आपके पास एक पार्टिकल है विच इज दिस motorcycle along with this person. The track for the racing event is designed so that the rider jumps off the slope at an angle of 30 degrees from a height of 1 meter at point A. So हो क्या रहा है कि एक रेस में ये जो राइडर है ये पॉइंट A से लॉन्च किया जाता है with a velocity having an angle of 30 degrees with respect to the x-axis. This point A is at a height of 1 meter from the ground as shown to you. During a race, it was observed that the rider remained in air for 1.5 seconds. In other words, आपको point A से लेके point B तक का जो time of flight है ये known है कि it is 1.5 seconds. So TAB is known to you, which is 1.5 seconds. You need to determine the speed at which he was traveling off the slope. So initial velocity यानी VA जो है उसका मैग्नीट्यूड आपको नोन नहीं है, उसका एंगल आपको नोन है कि 30 डिग्रीज के ऊपर ये लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन आपको इसका मैग्नीट्यूड जो है वो नोन नहीं है। सो यू नीड टू फाइंड आउट कि कितने स्पीड के मैग्नीट्यूड के साथ VA के ऊपर ये लॉन्च होगा। The second thing which you need to determine is the horizontal distance he travels before striking the ground, कि ग्राउंड को स्ट्राइक करने तक इसने कितनी रेंज जो है वो कवर की होगी। सो यू नीड टू फाइंड आउट दिस रेंज R as well. The third thing which you need to determine कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये राइडर जो है वो हवा में राइज करेगा। तो तीन चीजें आपने डिटरमिन करनी है। वन इज द इनिशियल वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, द सेकंड थिंग इज द रेंज R, and the third thing is the maximum height to which this rider reaches at point C. I hope कि क्वेश्चन क्लियर है हर एक को। क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है कोई? नो सर। Okay, now it's my choice now कि at what point should I define the origin. So because
अभी हमने जिस तरह बात की थी, हमारी कोशिश क्या होती है कि वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई अवर इक्वेशंस बाय डिफाइनिंग द ओरिजिन आइदर एट द इनिशियल और द फाइनल पॉइंट। सो यहाँ आपने इनिशियल पॉइंट जो पॉइंट ए है इसके ऊपर ओरिजिन जो है वो डिफाइन किया है। सो द ओरिजिन इज बीइंग डिफाइंड एट पॉइंट ए। ओरिजिन डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने किया क्या कि यू हैव डिफाइंड द ओरिजिन एट पॉइंट ए, and in order to find out the magnitude VA, first of all we are going to consider the motion of this rider from the initial to the final point, that is from point A to point B. अब वो कौन सी वर्टिकल मोशन वाली इक्वेशन थी जिसकी मदद से हम वो VA डिटरमिन कर सकते हैं? हमारे पास तीन इक्वेशन है वर्टिकल मोशन की, उनमें से कौन सी अप्लाई करेंगे? ऑल्दो आपको स्क्रीन नजर आ रही है। So we are going to apply this equation, which is again y equal to y naught plus v naught yt plus half gt square. लेकिन चूंकि अब टाइम ऑफ फ्लाइट हम a से b तक कंसिडर करें, तो आप देखें मैंने t के साथ जो साथ में एब्रीविएशंस लिखी हैं वो a और b इस्तेमाल किए हैं। दैट इज आई एम गोइंग टू कंसिडर द मोशन फ्रॉम पॉइंट a टू पॉइंट b। थोड़ा सा गौर से इधर देखें, अगर मैंने ओरिजिन डिफाइन किया हुआ है एट द इनिशियल पॉइंट, सो इट मीन्स कि मेरे पास y नॉट 0 हो जाएगा, विच इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द इनिशियल पॉइंट मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन। चूंकि ओरिजिन ही इनिशियल पॉइंट पे डिफाइन है तो y नॉट 0 हो गया। जहां तक ताल्लुक फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का है, तो फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? शुड इट बी +1 और -1? -1, बिकॉज द फाइनल पॉइंट इज लाइंग बिलो द इनिशियल पॉइंट। तो मेरे पास ये y जो है इट इज -1। बाकी जहां तक ताल्लुक v नॉट y का है, विच इज द y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, वो मुझे पता है कि दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी va, इसका y कंपोनेंट क्या हो जाएगा? इट इज va sin ऑफ 30। और टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे पता है कि इस फ्लाइट का टाइम मुझे क्वेश्चन में गिवन था, विच वाज 1.5 सेकेंड। तो मैंने जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया, मुझे यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो मिल जाएगा, विच इज 13.4 मीटर पर सेकेंड। सो if this rider is being launched with a speed of 13.4 meter per second at point A at an angle of 30 degrees, तो फिर वो 1.5 सेकेंड में पॉइंट B तक जो है वो पहुंचेगा। अब हॉरिजॉन्टल मोशन वाली इक्वेशन में अगर कंसिडर करूं x इक्वल टू x नॉट प्लस v नॉट x t, मेरे पास इन इक्वेशंस के हिसाब से x नॉट 0 आ गया। जहां तक ताल्लुक x का है तो वो मेरे पास r हो जाएगा रेंज के बराबर। v नॉट x क्या हो जाएगा? यही 13.4 cos 30, मेरे पास v का x कंपोनेंट आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी का। टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे गिवन है 1.5 सेकेंड। सो वंस आई सॉल्व इट, मेरे पास जो है वो r आ जाएगा 17.4 मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि इतनी दूर जाके ये राइडर जो है वो ग्राउंड को दोबारा टच करेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 17.4 मीटर्स। तो दो चीजें हमने फाइंड कर ली, वन इज द इनिशियल वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, द अदर वन इज द टाइम ऑफ द फ्लाइट। अब तीसरी चीज रह गई, विच इज कि कितना मैक्सिमम हाइट तक ये राइडर जो है वो राइज करेगा। तो मैक्सिमम हाइट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? कोई एक वॉलंटियर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। ऑल्दो यहाँ नजर भी आ रहा है, लेकिन प्रॉब्ली आपका जवाब इससे मुख्तलिफ भी हो सकता है। जी, मैक्सिमम हाइट के लिए करूंगा क्या मैं कि मोशन जो है वो बजाय कंप्लीट मोशन कंसिडर करने के, आई एम गोइंग टू कंसिडर द मोशन ऑफ दिस राइडर फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टिल maximum height point जो कि point C है। So I am going to consider the motion from point A to point C rather than considering the complete motion। ठीक है, A से C तक का मैं मोशन जो है वो कंसिडर करूंगा। और Y देखिए, X वाली इक्वेशन तो अब इसमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको रेंज फाइंड नहीं करनी है, आपने बेसिकली मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहली बात तो ये मुझे बताएं कि क्या TAC TAB का हाफ होगा? नॉट नेसेसरली, या यस और नो? इस केस में ये जो 1.5 सेकंड दिया हुआ है हमें टाइम, क्या मैं उसको आधा करके ये कह सकता हूँ कि A से C तक ये 0.75 सेकंड्स में पहुंचेगा? यस सर। नो, बिकॉज आपके पास सेम लेवल पे नहीं है। हाँ, सेम लेवल पे नहीं है। अगर तो आपका मोशन यहाँ तक हो रहा होता तब तो आप उस 1.5 को आधा करते वो मैक्सिमम हाइट वाला टाइम आपको मिल जाता है। लेकिन चूंकि आपका A और B का लेवल चेंज है, सो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है इट शुड नॉट बी इक्वल टू टाइम फ्रॉम C टू B। तो आप ये नहीं कर सकते कि आधा टाइम जो है वो कह दें कि A से C तक और बाकी आधा टाइम C से B तक गया है। इट मीन्स के आप
के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप टाइम को इन्वॉल्व किए बगैर इस मैक्सिमम हाइट को फाइंड कर लें, या फिर आप किसी तरह TAC फाइंड करें और फिर जो है वो ये मैक्सिमम हाइट फाइंड करें। पहली सूरत क्या है कि मैं टाइम अगर इन्वॉल्व ना करूं, मोशन में A से C तक कंसिडर कर रहा हूं, तो मेरे पास ये इक्वेशन मौजूद है विच इज vy स्क्वायर या v स्क्वायर इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2ac y माइनस y नॉट। मैं इस इक्वेशन को अप्लाई कर लूं। इस इक्वेशन में जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका y कंपोनेंट ऑलरेडी मुझे नोन है विच इज 13.4 sin of 30. What about the y component of velocity once the projectile reaches to point C? मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट, y कंपोनेंट क्या हो जाता है मैक्सिमम हाइट पे? जी काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें। तो मैक्सिमम हाइट तक रीच होते होते जो C पॉइंट तक रीच होते होते y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाता है। So that's why I have put the value of Vy which is the velocity of this projectile at maximum height point, उसको मैंने 0 कर लिया है। बाकी y क्या हो जाएगा? y एक तरह से चूंकि आपका ओरिजिन यहाँ डिफाइन हुआ है, दिस इज डिस्टेंस y जो ओरिजिन से लेके फाइनल पॉइंट का y कंपोनेंट है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू h माइनस 1, y नॉट आपका 0 है। सो वंस यू सॉल्व इट द मैक्सिमम हाइट कम्स आउट टू बी 3.28 मीटर। सो ये वो हाइट है जिस तक ये प्रोजेक्टाइल जो है वो लॉन्च होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर आप ऑप्शन 2 पे जाते तो सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता था? TAC कैसे फाइंड करते आप? क्या कोई इक्वेशन है जो आपको टाइम की वैल्यू दे दे? Vy इक्वल टू v नॉट y माइनस GT, आप ये इक्वेशन यूज करके TAC फाइंड कर सकते थे, और उसके बाद y इक्वल टू y नॉट प्लस v नॉट YT माइनस हाफ GT स्क्वायर से भी चाहते तो ये h आपको मिल जाता। लेकिन जब आपको एक स्टेप में विदाउट इन्वॉल्विंग टाइम वेरिएबल हाइट की वैल्यू मिल रही है तो आप उस मेथड नंबर 2 के ऊपर जो है वो नहीं जाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?